तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। उम्मीद है कि आप जो है स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का 2020 का जो वैकेंसी थी उसके पेपर के बारे में, जो 2021 में हुआ था उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। और हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए हैं। और अगर आपने अभी तक इनके सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। बाकायदा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा PYQs महासंग्राम। ठीक है, और हमने 46 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम वहां तक पहुंचते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो हमने नहीं किया था उस समय, उसको आज कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए सुपर कंडक्टर इज, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसके सही आंसर में आयोग ने फाइनाइट एट एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि सुपर कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन कहीं जा तो रहे नहीं है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इस हिसाब से आयोग ने फाइनाइट एट एब्सोल्यूट जीरो, ये इसका आंसर सही माना है। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो उस स्टेट में नहीं रहते जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं। वो एक्चुअल में क्या हो जाता है कि कूपर पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, कूपर पेयर्स एट एब्सोल्यूट जीरो पे, तो वो फ्री तो रह नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे भी हमने लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन ये जो है ज्यादा सही है, फाइनाइट एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो है ये हमने बात कर ली थी जेनर डायोड को, जेनर डायोड को कैसे रखा जाता है। ठीक है, रिवर्स बायस में उस लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। ये भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, चलिए अब आज शुरुआत करते हैं अपने नए क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 47 से। तो यहाँ पे एज रिवर्स बायस अक्रॉस द कलेक्टर बेस junction increases, the width of the collector base depression layer increases and effective width of the base decreases. This is called, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि अर्ली इफेक्ट। ठीक है, अर्ली इफेक्ट क्या होता है कि आप जो है द विथ ऑफ द कलेक्टर बेस डिप्लीशन की विथ बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं। अर्ली इफेक्ट इज the variation, early effect is the variation in the effective width of the base in a bipolar junction transistor, bipolar junction transistor due to variation in the applied base to collector voltage, base to collector voltage। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे टनल इफेक्ट, क्वांटम टनलिंग आप जानते ही हैं। ठीक है, कि बैरियर जो है, पार्टिकल की एनर्जी बैरियर से कम है, फिर भी वो जो है बैरियर के पास चला जाता है। तो ये हो गया टनल इफेक्ट। और जीमान इफेक्ट, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड के
बाउंड्री में मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे जो लाइंस होती हैं वो फिर से कंपोनेंट्स में टूट जाती हैं, जैसे D1 D2 लाइन। तो जीमान इफेक्ट आप समझते हैं। शॉटकी बैरियर क्या होता है कि इसमें दो सेमीकंडक्टर में जो जंक्शन बनाए जाते हैं उसमें से एक मेटल और एक सेमीकंडक्टर का जब जंक्शन बनाया जाता है तो उसे हम शॉटकी जंक्शन या शॉटकी बैरियर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मटेरियल एग्जिबिट्स स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इट मस्ट। तो ये जो है इसका आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में खुद ही जो है मैग्नेटिक बिना किसी फील्ड के मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी होती है। फेराइट या चुंबक जिसे आप कहते हैं वो इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बाकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं कि जिनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा सा जो है मैग्नेटाइज हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? ये भी एक तरह के फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा एक फेरी मैग्नेटिक भी होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डज नॉट फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, ये बड़ा बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे फैराडे लॉ होता है, ठीक है, गॉस लॉ भी होता है। ठीक है, गॉस लॉ ये पहला होता है, फिर गॉस लॉ मैग्नेटाइज का दूसरा लॉ होता है, मैक्सवेल का इक्वेशन बनता है। और एम्पियर्स लॉ ये तीसरा, सॉरी, फैराडे लॉ ये तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन देता है, और एम्पियर्स लॉ चौथा मैक्सवेल इक्वेशन देता है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। लेकिन प्लैंक्स लॉ इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें प्लैंक्स लॉ नहीं आता है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख दूं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन ये हो गया पहला, इसे कहते हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो टोटल यानी कि फाई ई होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो ई डॉट डी एस वो किसके बराबर होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। या इसका डिफरेंशियल फॉर्म आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटो स्टैटिस्टिक्स। सॉरी, ठीक है, स्टैट ये रहा। और ये क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और ये एस, इसमें बी डॉट डी एस, और ये जीरो होता है हमेशा। ठीक है, और यही ला बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और तीसरा क्या होता है? इसे हम फैराडेज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन भी कहते हैं। और ये क्या बताता है कि जो ई डॉट डी एल, ठीक है, ई यहाँ पे ये साइन लगा दीजिए, ई डॉट डी एल वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस डेल वी अपान डेल टी। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू, तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई इक्वल टू एक्चुअली में ये होता है माइनस डेल वी अपान डेल टी। ठीक है, तो फोर्थ लॉ जो होगा वो एम्पियर्स लॉ, ये इसे मॉडिफाइड लॉ भी कहते हैं, एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ। और इसके लिए क्या फार्मूला होता है?
ये होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डॉट डी एल इक्वल टू ये म्यू नॉट आई एनक्लोज प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये होता है डेल फाई ई अपान डेल टी। ठीक है, और फाई आपका ये देख ही रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसका जो इंटीग्रल फॉर्म होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन फॉर्म होगा, वो म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये डेल ई अपान डेल टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सवेल के इक्वेशन बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप जो है लर्न करिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म यूनिटी, अब ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। फूरियर ट्रांसफॉर्म यूनिटी में आप ये जान लीजिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी इज डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। इसी तरह से इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा डिराक डेल्टा का वो यूनिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये होता है, इसका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाउ मेनी ब्रेवियस लैटिसेस आर पॉसिबल इन थ्री डायमेंशन। तो ब्रेवियस लैटिस में देखिए एक होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की। ठीक है, जैसे इसमें हो गया क्यूबिक, ठीक है, टेट्रागोनल, ठीक है, ऑर्थो रोम्बिक, 4 मोनोक्लिनिक, ये नाम है, 5 ट्राइगोनल, ठीक है, और 6 है ट्राइगोनल ट्राइक्लिनिक होता है, क्लिनिक, और ये 7 है हेक्सागोनल। ये 3D में होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2D में ये 5 होती हैं। तो इसमें हो गया एक स्क्वायर लैटिस, 2 हो गया रेक्टेंगुलर, P3 रेक्टेंगुलर, मतलब ये प्राइमिटिव होगा, ये नॉन प्राइमिटिव होगा। ठीक है, और 4 हो गया एक लैटिस होती है, और एक होता है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये जो है 5 होती हैं, इसका नाम मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, हाँ कभी कभी मिस हो जाता है, हेक्सागोनल ये होता है। तो ये 5 लेट मतलब इसमें जो है 5 लैटिस होती ही हैं। ठीक है, ये मतलब इसमें एक्चुअल में ये 4 ही होती हैं, पर ये 5 हम इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। और यहाँ पे ये जो टोटल लैटिस होती है इन सबको मिला के, टोटल लैटिस ये होती हैं 14। कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हो गया, इसे रेक्टेंगुलर भी, और ये जो पांचवी चौथी होती है जो हम भूल गए थे, इसे कहते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक। ठीक है,
तो ये 2D में ये 5 ब्रेवियस लैटिस, और 3D में कितनी होती हैं? 3D में 14 ब्रेवियस लैटिस होती हैं, ठीक है, जिसमें से ये 7 कैटेगरी में बांटी गई। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें 14 टिक करना था, ये 14 हो गया। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन। अब इसको श्रोडिंजर इक्वेशन निकालने का सबसे सिंपल फार्मूला होता है H साई इक्वल टू E साई, ठीक है। और जहाँ पे H इक्वल टू ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी P² अपान 2m, आप m भी स्क्वायर से निकल सकते हैं, और ये v होती है। और यहाँ पे P का ऑपरेटर जो होता है -i h डेल होता है, ये ऑपरेटर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये अगर याद है, एंड ये Px 1 डायमेंशन में -i h डेल अपान डेल x होता है। अगर ये आपको पता है तो आप इससे बड़ी आसानी से श्रोडिंजर इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें रख दीजिए, हेंस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, -i h डेल का स्क्वायर अपान 2m प्लस v, यानी कि अब इसका जो है करेंगे तो h² डेल स्क्वायर, इसे मैं नेबला है इसे डेल ही कह रहा हूँ, 2m प्लस v, ठीक है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है, -h² डेल स्क्वायर अपान 2m प्लस v है, तो बहुत सारे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे E को देख लेना होगा। E का जो ऑपरेटर होता है वो i h डेल अपान डेल t होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑपरेटर लिख देता हूँ, तो ये ऑपरेटर फॉर्म हो गया, ये देख लो। तो इस तरह से जो श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट, अगर ये श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट पूछेगा तब तो यही हो जाएगा आपका -h² डेल स्क्वायर अपान 2m प्लस v, और ये फाई इक्वल टू ई फाई, ठीक है। लेकिन अगर ये कहता है कि श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ये हो जाएगा -h² डेल स्क्वायर अपान 2m प्लस v, और फाई इक्वल टू यहाँ पे ये रख दीजिए i h डेल अपान डेल t, और ये फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसमें देख लेते हैं कि कौन सा मिल रहा है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ई i h, और इसमें तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे माइनस था आंसर में, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सही है। तो टाइम डिपेंडेंट पूछा था, तो ये i h डेल फाई अपान डेल साई अपान डेल टी, और इधर ये है, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। द मैजिक नंबर्स आर रिलेटेड टू विच न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। तो मैजिक नंबर जो है वो स्टेबिलिटी को बताती हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, ठीक है। डीके का मैजिक नंबर से कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लोजन का भी नहीं है, फोर्स का भी नहीं है, स्टेबिलिटी को बताती है। द रेशियो ऑफ D1 D2, अच्छा यहाँ पे D1 D2 द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम एट हाई टेम्परेचर।
अब यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि सोडियम Na, ठीक है, Na इसकी परमाणु संख्या होती है एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये वाला इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पे जो D1 D2 लाइन होती हैं वो क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, ये मान लो कि आपकी जो है ये P लाइन हो गई, और जब P लाइन को हम करके देखते हैं तो ये 2 लाइन में जाती है, एक को हम, तो ये हमारा P हो गया और ये जो है 2 लाइन हो गई, एक अपर स्टेट हो गया, ये P3/2, P1/2, और यहाँ पे इसी तरीके से एक S स्टेट होती है, जो कि S स्टेट क्या होगा, ये S में ही जाएगी, S, और ये S1/2 होती है। तो अगर ये ट्रांजिशन P से इसमें हो रहा है तो इसे D1 लाइन कहते हैं, और यहाँ से इसे हम D2 लाइन कहते हैं। और इंटेंसिटी, तो I इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, ये इसका फार्मूला होता है 2J+1, तो यहाँ पे J जो है वो हायर वाला रहता है, अगर जहाँ से जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है तो J हायर वाला रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी इंटेंसिटी I1 अपान I2 मान लें तो ये हो जाएगा 2J1+1 अपान 2J2+1, और ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1 अपान 2 इंटू 3/2 प्लस 1। तो इसको हम जो है देखते हैं तो कितना आएगा, ये 2/4 यानी 1/2 आ जाता है, ठीक है। और अगर तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका D, 1:2। और अगर यहाँ पे पूछे कि जीमान कंपोनेंट ऑफ D1 एंड D2 लाइन्स, तो ये क्या हो जाएगा, जीमान कंपोनेंट्स ऑफ D1 D2 लाइन, तो D1 में 4 कंपोनेंट होते हैं और D2 में 6 होते हैं, तो यहाँ पे D1 अपान D2 जो आएगा वो 4/6 या 2/3 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 55 क्वेश्चन हो गए। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ये डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल यूज होता है रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम, ठीक है। सुपर फ्लूइड होते हैं 0 एंट्रोपी के, ये सुपर फ्लूइड कहीं न कहीं सुपर कंडक्टर से रिलेटेड होता है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा कोहेरेंस लेंथ की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में, कैलकुलेट द कोहेरेंस लेंथ फॉर ए लेजर बीम फॉर विच द बैंड विड्थ इज 3000 हर्ट्ज। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये पहले कोहेरेंस टाइम निकाल लेते हैं, ये टाउ सी होता है 1/, ये बैंडविड्थ, तो ये 1/3000 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोहेरेंस लेंथ हो जाएगी L इक्वल टू, और ये चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो ये C इंटू टाउ सी, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपान 3 इंटू 10⁻3। तो ये जो है ये आ जाएगा 10⁵ मीटर, यानी कि 10⁻2 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप
आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The probability the probability that form two dice, the sum of either 7 और 11 is obtained by। देखिए इसका आंसर जो है 2/9 होगा। अगर मैं ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है। ठीक है, आप इसको करके देखिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मैं कुछ हिंट कर देता हूं। टोटल आउटकम्स कितनी बार जो है क्या क्या हो सकता है, वो 36 टाइम्स आएगा। ठीक है, 36 टाइम्स हमें टोटल, जैसे पहले में फर्स्ट में, अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है, इस तरह से और भी चीजें, दूसरी बार 2 आया, यहाँ पे 1 आया, या 2 3 4 आया। इस तरह से आपको 36 टाइम्स ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, और जो ये 7 + 7 और 11, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, ये 8 टाइम्स मिलेंगी हमें। इसको आप करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 8 टाइम्स मिलेगा। तो जो P होगा, ये 7 और 11 आने की, ये 8/36 यानी कि 2/9 हो जाएगा। इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फिर से अगेन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड, ये हमने बताया भी था कि मैग्नेटिक मोनोपोल का नॉन एग्जिस्टेंस मतलब मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा कौन सा इक्वेशन बताता है? बिल्कुल, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन ये बताता है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आप इसमें देख लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। और ये द क्वांटम ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक वेव, ये इसे हम फोनॉन कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में दे दूं एक्सप्लेनेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे फोटॉन। ठीक है, तो फोटॉन ये क्वांटा ऑफ ईएम वेव, ये तो हम जानते हैं। ये होता है फोनॉन। फोनॉन की डेफिनेशन दी ही गई है। ये होता है क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव्स। इलास्टिक वेव्स ये इनसाइड मैटर होता है। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, एक्साइटांस। एक्साइटांस क्या होते हैं बेसिकली, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, इन्हीं को एक्साइटॉन्स कहा जाता है। ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हें एक्साइटॉन्स कहा जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है पोलरिटॉन। ठीक है, अच्छा एक है पोलरॉन, यहाँ पे पोलरॉन। तो पोलरॉन का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस लैटिस डिस्टॉर्शन, इलेक्ट्रॉन प्लस लैटिस डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव मास को बढ़ाने में काम आता है। इफेक्टिव मास जो है उसके लिए होता है। एक और टर्म आता है पोलरिट्रॉन। तो इसमें इसकी कैटेगरीज होती हैं। पोलरिट्रॉन जैसे इसमें एक फोटॉन रहेगा एक तरफ, प्लस एक्साइटॉन्स कोई भी एक टाइप, ये हो गया। दूसरा हो गया फोटॉन प्लस फोनॉन, और तीसरा हो गया फोटॉन प्लस प्लाज्मॉन। ठीक है, फोटॉन प्लस प्लाज्मॉन। तो इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन बनता है।
फोटोन प्लस प्लाज्मान, ठीक है, प्लाज्मान पोलारिटॉन, इस तरह का कॉम्बिनेशन कुछ बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द वेव फंक्शन, ये देखिए ये एकदम आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पे द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय, ये वेव फंक्शन दिया गया है। ये वेव फंक्शन आपको जो है वैसे भी लर्न करना चाहिए, ठीक है, ये वेव फंक्शन है। इवेल्युएट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर ए पार्टिकल ऑफ एन, सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ लिया है। और इसका फार्मूला होता है, इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे दूं, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं कि En इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान 2m L², ठीक है, और इसको जो है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m L²। तो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे पाई स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसको जो है आप एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपान करेंगे तो 2m L², और अब जो है इसको यहाँ से हटा देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान क्या हो गया, ये 4 से ये 8m L²। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाता है। इसका आंसर होगा आंसर बी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8m L², ठीक है। और इसी तरह से द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स B21 और B12 कोफिशिएंट, द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स B21 एंड B12 कोफिशिएंट, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका ये, यानी कि V21 बराबर B12, और B21 क्या है, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है और ये स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है। कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी स्टिमुलस होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मैं गलत बोल गया, स्टिमुलस एब्जॉर्प्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड, यहाँ पे सही वर्ड होगा स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। एक और होता है फॉर्मूला, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, A21 अपान B21, और ये होता है 8 पाई H न्यू क्यू अपान CQ, 8 पाई H न्यू क्यू अपान CQ। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, कोफिशिएंट, तो इनका रेशियो ये होता है। ये लेजर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक। चलिए तो आज फिर लेक्चर को ही विराम देते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।